I am dietitian Afreen Hussain at Handivine Healthcare Private Limited एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे कॉमन टॉपिक को जो बहुत सारे हमारे ओबीज भाई बहन ढूंढते हैं, जो कि है नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स फॉर वेट लॉस। किस तरीके से और कौन कौन से ऐसे एडवांस मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जिसमें सर्जरी के बिना हम वेट लॉस को प्रमोट कर सकते हैं या उनसे हेल्प ले सकते हैं। आज यही टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी डॉक्टर रजत गोयल के साथ। एज वी ऑल नो, डॉक्टर रजत गोयल इज़ अ वेरी फेमस बैरियाट्रिक वेट लॉस सर्जन इन इंडिया। सो सर, आपके साथ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स डिस्कस करने हैं फॉर वेट लॉस। सो उससे पहले आई वुड लाइक टू आस्क कि बहुत ओबिसिटी के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे हेल्थ रिस्क और कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आजकल बहुत सारे ओबीज पेशेंट्स फेस कर रहे हैं। सो वो क्या हेल्थ रिस्क होते हैं, क्या हेल्थ इश्यूज हैं जो वो फेस करते हैं? आई थिंक जो आफरी ने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है उसके लिए थैंक्स। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ओबेसिटी है उसको हम समझते हैं कि ये तो कोई बीमारी नहीं है, कि मेरे को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग ओवरवेट या ओबीज होते हैं उनको कई बार ये लगता है कि हमें कुछ भी नहीं है, मतलब वो वेट कर रहे होते हैं कि जब कुछ उनको ऑब्जर्व होगा तब वो उसको ठीक करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन ओबेसिटी को आप ये कह सकते हैं कि ये आधुनिक युग का एक कैंसर है, या ये बॉडी के हर एक ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है हेड टू टो। और जब ये इन्वॉल्व करता है तो कुछ नॉन मतलब जो कहते हैं ना कि हमें दिखेगा कि बीपी आ गया, शुगर आ गया, तब हम मानेंगे। तो ये चीज़ें जब तक आएंगी तब तक तो ओबेसिटी बहुत एडवांस हो चुकी है। उससे पहले ही आपकी बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपका अगर हम शुरू से हेड से शुरू करें तो कुछ लोगों को हेडेक्स होते हैं जिनका कोई कॉज नहीं मिलता। सेकेंडली, अगर आपके नेक के ऊपर फैट अगर इकट्ठा हो जाता है तो स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। शुरू में खर्राटे आते हैं अर्ली स्टेज में। एडवांस स्टेज के अंदर आप दिन के अंदर बैठे बैठे सो जाते हैं, आपको ऑक्सीजन के लिए मशीन लगानी पड़ती है, बाईपैप मशीन जिसको हम बोलते हैं, या सीपैप मशीन जिसको बोलते हैं। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो चेस्ट के अंदर आपको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, चलने में ही सांस फूल जाता है, या आप चल नहीं पाते, बैठ जाते हैं। इसी वजह से वेट इंक्रीज होना और शुरू हो जाता है। उस अस्थमा की प्रॉब्लम आपके अंदर बढ़ जाती है। सीओपीडी जिसको बोलते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। साथ में आगे बढ़ते हैं तो जब नीचे की साइड जाते हैं तो लीवर के ऊपर फैट इकट्ठा होता है तो फैटी लीवर हो जाता है। लीवर इनिशियली वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, धीरे धीरे वो सेरोसिस की तरफ कन्वर्ट होता है जिसमें लीवर में गांठें बन जाती हैं, फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है। अभी कल परसों ही मैं एक पेशेंट से मिला हूँ जिनका जो कि अल्कोहल नहीं लेते, फिर भी ओबेसिटी की वजह से उनका लीवर इतना खराब हो गया है कि उनके लीवर के पास गुच्छे बन गए हैं नसों के। और वो अगर आपके स्टमक में गुच्छा बनता है तो फटने से उसके अंदर काफ़ी बार जान भी जा सकती है। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर डायबिटीज़ आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, हार्ट इंलार्ज हो जाता है, कार्डियोमायोपैथीज आ गई। मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ओबेसिटी से ना होती हो। उसके अलावा आपके अर्ली आपको हार्ट अटैक होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। काफ़ी बार आप देखते हैं जिम में एक्सरसाइज करते करते लोग कि एकदम से immediately they have expired because of heart attack। तो one of the factors is obesity जो डिस्कस नहीं किया जाता। उसके बाद नीचे और आएंगे तो जॉइंट पेन्स शुरू हो जाते हैं। जॉइंट पेन्स के अंदर आप चल नहीं पाते, घुटने खराब हो जाते हैं। उसके फीमेल्स के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो जाती है कि फैट ज़्यादा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया, तो आदमी के अंदर इनफर्टिलिटी आ गई है, तो फीमेल्स में ये इशू आ जाता है। फिर सबसे नीचे गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है ओबेसिटी की वजह से। तो अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। इसके अलावा 8 से 10 कैंसर्स हैं जो ओबेसिटी से रिलेटेड है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर। ये सारे जो कैंसर्स हैं ये ओबेसिटी से रिलेटेड है। तो ये तो फिजिकल डिजीजेज है। इसके अलावा जो मेंटल डिजीज है कि आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें उसके जो इफेक्ट्स हैं जो विजिबल नहीं है, मतलब जो दिखते नहीं है। उसके अलावा सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं, सोशल हेल्थ की, आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, आप घर में रहना पसंद करते हैं। तो ये ओबेसिटी एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं आप, एक बहुत बड़ा पूल है बीमारियों का, जो कि ऊपर से लेके नीचे तक खत्म ही नहीं होती हैं। अगर छोटा बच्चा है, ओबीज है, तो उसके अंदर इतनी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, लोग उसको छेड़ते रहते हैं मोटा 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 करके, कि वो बड़ा होके जो उसकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से वो काम नहीं कर पाता। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक झुंड है बीमारियों का जो आपके पास है, या कह सकते हैं टिकिंग टाइम बम है जो कभी भी फट सकता है। ट्रू सर, सो थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दीज पॉइंट्स। सो हेल्थ रिस्क डिस्कस करने के साथ साथ अब मैं जानना चाहूँगी कि जब लोग बाग डाइटिंग करते करते खुद को एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि अब उनसे वो डाइट पार्ट होता नहीं है, दे आर नॉट एबल टू पुश देमसेल्व्स,
उनका वज़न अब कम नहीं हो पा रहा है, या उन्होंने डाइट की, उनका वज़न कम हुआ, उनको बाउंस बैक के इश्यूज आ रहे हैं। सो बहुत सारे लोग अब मेडिकल सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं कि मेडिकेटेड वेट लॉस प्रोसीजर्स को वो सर्च करते हैं, जिसमें वो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही होती है, दैट इज़ सर्जरी। बट आई वॉन्ट टू हाईलाइट, आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगी कि कुछ ऐसे हमारे नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं जो विदाउट सर्जरी वेट लॉस के लिए हेल्पफुल हैं। तो आई वुड लाइक यू टू आस्क के कौन सा बेस्ट ऐसा नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है जो हमारे ओबीज भाई बहनों को हेल्प कर सकता है। इसमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं आप। अमेरिका के अंदर आजकल वेट लॉस इंजेक्शंस भी स्टार्ट हुए हैं जो कि FDA अप्रूव्ड है, जिसके अंदर पहले वो डायबिटीज़ के लिए देते थे और आजकल वो वेट लॉस के लिए वहाँ पर शुरू हो गया। जल्दी ही शायद इंडिया में भी ये इंजेक्शंस आ जाएंगे, ओज़ेम्पिक और मोंजारो के नाम से हैं। एक ये पार्ट है। ये किस तरह से फंक्शन करता है, ये बेसिकली जो बैरिएट्रिक सर्जरी में हार्मोन्स बॉडी में इंक्रीज होते हैं, GLP-1 और GIP, इन्हीं के ही हार्मोन्स के इंजेक्शन बनते हैं। जो ओज़ेम्पिक है उसके अंदर GLP-1 हार्मोन है, और जो मोंजारो है इसमें GLP-1 और GIP दोनों हार्मोन्स हैं। तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया। ये कैसे एक्ट करेंगे, ये एक्ट ऐसे करते हैं कि आपको भूख कम लगेगी, साथ में आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी स्लो हो जाएगी, साथ में इंसुलिन अपना जो पेरिफेरी में काम वो इंक्रीज कर देगा। इंसुलिन को हेल्प करते हैं अपना काम करने में। इस तरह से आपका फैट लॉस या वेट लॉस होता है। जो सेकंड टेक्निक है वो है बलून्स की, कि मतलब 2 तरह के बलून्स हैं उसमें। एक एंडोस्कोपी के थ्रू बलून डालते हैं और निकालते हैं 6 महीने साल के बाद, और जो आजकल नया कैप्सूल बलून आया है वो ये एलुरियन बलून है, जिसको हम सॉल्युबल इंट्रागैस्ट्रिक बलून भी बोलते हैं। बेसिकली ये एक थ्रेड के साथ आता है, इसमें यहाँ पे कैप्सूल होता है एंड में, और ये पानी के साथ पीना होता है। 2 एक्सरेज होते हैं, इस थ्रेड को हम फ्लूइड के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये विद इन 3 to 5 मिनट्स बलून बन जाता है। इसका एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर एक स्टिच है जो 4 से 6 महीने में अपने आप खुलता है और इस टूल के रास्ते अपने आप निकल जाता है। तो इसको डालने और निकालने के लिए ना एंडोस्कोपी चाहिए, ना ही सर्जरी चाहिए और ना ही एनेस्थीसिया चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं आजकल जो नई आई हैं, वेट लॉस इंजेक्शंस और कैप्सूल और या फिर एंडोस्कोपिक बलून। सो सर दीज आर द नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स। अब इसी के ही अंदर मोस्टली लोगों को लगता है कि एंडोस्कोपी की जब बात आई तो एंडोस्कोपिक बलून भी कुछ होते हैं, तो वो भी क्या कोई सर्जरी का ही पार्ट है या वो भी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर में ही काउंट होता है? देखिए, एंडोस्कोपिक बलून में कभी कभी एनेस्थीसिया देना पड़ सकता है अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर आप पेशेंट टू पेशेंट बेसिस पे डिसाइड करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेहोशी तो आपको दी ही जाएगी। और इसको हम एज सच कम्प्लीटली नॉन इन्वेजिव नहीं कह सकते, लेकिन ये जो कैप्सूल बलून है इसके अंदर कोई एनेस्थीसिया या सर्जरी या कोई एंडोस्कोपी नहीं है। तो ये इसका एडवांटेज है कि आउट पेशेंट की तरह भी आप करा सकते हैं, लेकिन जनरली बैलून डालने के बाद थोड़ा सा नोजिया क्रैम्प रहता है 24 to 48 आवर्स। तो एडवाइजेबल रहता है कि अगर आपका इंश्योरेंस के थ्रू आप प्रोसीजर करा रहे हैं तो 24 आवर्स आप हॉस्पिटल में रहें, उसके बाद आप काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। अंडरस्टूड। सो सर इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में आई वांट टू आस्क कि लोग बागों का अक्सर ये होता है कि मेरे को इतने टाइम पीरियड में इतना वेट लॉस करना है या इतना करके इतना करना है, तो इससे क्या उनको ऐसा होता है कि उनको ये इफेक्टिव रहेगा उनके लिए? देखिए, जो ये कैप्सूल बलून है इसका काम क्या है, पहले फंक्शन हमें समझना है। स्टमक के अंदर कैपेसिटी होती है 1 से 1.5 लीटर की। जब ये बैलून चला जाता है, ये 550 ml है इसके अंदर, तो उसके अंदर 1/3 या 1/2 ऑफ दी स्टमक आपका ऑक्यूपाई हो गया बैलून से, तो आपकी क्वांटिटी ऑफ डाइट रिड्यूस हो गई है। तो लोगों को सिर्फ ये गलतफहमी होती है कि हमारा खाना कम हो जाएगा तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। ये एक पार्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्वालिटी ऑफ डाइट उसमें क्या ले रहे हो आप। तो काफ़ी बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर खाना ही कम होना था तो हमारा जो वेट लॉस है वो हम डाइटिंग से ही कर लेते। देखिए, डाइटिंग के अंदर ये है कि आपको भूख लग रही है, आप अपनी भूख को दबा रहे हैं। इसके अंदर आपकी जो कैपेसिटी है एक बारे में खाने की वो कम हो गई है। अगर उसमें उस टाइम पे आप सही खाना खाएंगे तो आपका वेट लॉस कंटिन्यूस रहेगा। और कितना वेट लॉस ये करेगा, जनरली जो गाइडलाइंस है 10 to 15% ऑफ टोटल वेट या फिर 30 to 40% ऑफ एक्सेस फैट, ये लूज करते हैं 4 to 6 मंथ्स में। और पहले हफ्ते 10 दिन में बहुत रैपिड वेट लॉस होता है, 4-5 किलो 5 से 8 किलो तक हो जाता है। तो उस टाइम मेरा एडवाइस ये रहता है कि जब लिक्विड डाइट पे आप कंफर्टेबल हैं तो जल्दीबाजी ना करें सॉफ्ट डाइट पे आने की, क्योंकि फिर वेट लॉस स्लो हो जाता है। ट्रू सर। सो बेसिकली हर डाइट के फेस के साथ हमें इस बलून के साथ रहना है जिससे हमारा वेट लॉस प्रमोट होगा। ओके, नोटेड। सो अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी सेफ्टी के बारे में आई वांट टू डिस्कस कि एक फॉरेन मटेरियल है। बहुत सारे लोग इसको देख के भी समटाइम्स डर जाते हैं
कि उनकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स ना हो जाए इस चीज़ के लिए। तो ऐसा ये क्या है जिससे हमें बॉडी में इस चीज़ का कोई साइड इफेक्ट ये नहीं होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो मटेरियल है ना, आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट है, ये पॉलीयूरेथिन है। ये पॉलीयूरेथिन इनर्ट मटेरियल है, वेगन मटेरियल है। जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये वेगन है और साथ में ट्रांसपेरेंट है और इनर्ट है। ये बॉडी में कुछ भी ऐसा मेजर रिएक्शन नहीं करता है। ये सिर्फ 2 ही केसेस में हम बैलून नहीं करते हैं। या तो किसी की इंटेस्टाइन सर्जरी हो रखी है पहले से, क्योंकि बैलून ने स्टूल के रास्ते ही निकलना है। दूसरा, अगर उसका स्टमक का पार्ट चेस्ट में गया हुआ है, जिसको हाइटस हर्निया बोलते हैं। ऐसे 2 केसेस को छोड़ के आप हर केस में कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। जो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, मतलब कि केस टू केस बेसिस पे हम प्लान कर सकते हैं, वो है सीवियर स्लीप एपनिया जो कि कंट्रोल नहीं है, या फिर पेशेंट ब्लड थिनर ले रहा है और उसको रोक नहीं सकता है। अंडरस्टूड। ओके सर, सो बेसिकली इसके अंदर इंसर्ट मटेरियल से भी और आउटसाइड मटेरियल से भी कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। ओके, सो इस बलून प्रोसीजर के रिगार्डिंग आई वांट टू आस्क कि अभी कोई हमारे करंट ऐसे पेशेंट्स या ऐसे लोग हैं जो जिनसे इसको फ़ायदा हुआ हो और उनको क्या कोई चैलेंज आया हो आफ्टर द प्रोसीजर? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदमी सोचेगा मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, मेरे को इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। देखिए एक क्लास है, उसमें 40 बच्चे हैं। टीचर सबको एक तरीके से पढ़ाता है। एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक बच्चा 40th आता है, लेकिन सारे बच्चे फिर भी पास हो जाते हैं आज की डेट में। तो मतलब वेट लॉस होगा। अब आप फर्स्ट पे रहेंगे कि हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका 94 kg से 72 हो गया, मतलब दे हैव लॉस्ट 22 kg विच इज अराउंड 25% ऑफ देयर टोटल वेट। और एक फीमेल पेशेंट है जिनका वेट लॉस 95 से 72 kg, उन्होंने भी 23 kg लूज किया। एक ऐसे मेल पेशेंट भी हैं जिनका 120 kg वेट था, वो 100 तक आए। बैलून निकलने के बाद उनका डाइट फिर खराब हो गया, तो अगले 3 to 4 मंथ्स में उन्होंने 170-180 पे वापस चले गए। तो फिर वो हमारे पीछे आए कि सर दोबारा बैलून डालिए। मैंने कहा अगर आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे तो बैलून इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करे। तो उन्होंने कहा सर इस बार मैं डाइट कंट्रोल करूंगा। अब की बार जब उन्होंने बैलून डलवाया तो वो 99-100 पे उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। बैलून निकले हुए भी 6 महीने साल हो चुका है। तो मेंटेनेंस जो है बैलून के बाद वो डिपेंड ये करती है कि बैलून के दौरान आपने कौन कौन सी हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करेंगे। अगर आप सिर्फ इसको टाइम पास प्रोसेस की तरह सोच रहे हैं कि बस बैलून डलवा लो वेट अपने आप कम हो जाएगा, तो आप गलत फहमी में हैं। इसके साथ आपको चेंज होना पड़ेगा, इसके साथ आपकी हैबिट्स चेंज होंगी, आपको कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी लाइफ में ऐड करनी पड़ेगी, आपको जो क्वालिटी ऑफ डाइट है वो चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे मैं पहले खाता था बैलून से वही मेरे को अभी खाना है, तो फिर आप इस प्रोसेस को डिफीट कर रहे हैं, मतलब आप लड़ाई कर रहे हैं इसके साथ कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे तो एक्टिविटी करनी नहीं, मुझे तो चलना ही नहीं है। चलना होता तो मैं बैलून को डलवाता। बैलून आपको चलने लायक बना रहा है, मतलब 5 से 7 किलो वजन आपका एकदम से कम हो रहा है, तो आपको मोटिवेशन मिल रही है कि आप अब हेल्दी डाइट की तरफ, हेल्दी एक्टिविटी की तरफ जाएं। तो आप ये मत सोचिए कि अगर मेरे को चलने के लिए बोला जा रहा है या मुझे हेल्दी डाइट के लिए बोला जा रहा है तो बैलून फेल हो गया, ऐसा नहीं है। बैलून आपको इस लायक बना रहा है कि आप वो सब चीज़ें कर पाएँ और फिर रिजल्ट आपकी हैबिट में आ जाए और फिर वो परमानेंट रहे। ओके, सो बेसिकली द मेन थिंग इज़ कि ये चीज़ें जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर जो बहुत इफेक्टिव सर ने बताया रिगार्डिंग बलून, दैट इज़ टू पुश योर सेल्स। जहाँ पे आके आप रुक गए हैं या आपका बाउंस बैक आ रहा है या डाइट्स आपको खाली हेल्प नहीं कर पा रही हैं, इट विल गिव यू अ मेजर पुश टू मेंटेन द सिस्टम। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू आस्क सर कि अभी ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर हो गया, सो लोग बागों का मेजर होता है कि फिर सर्जिकल प्रोसीजर और नॉन सर्जिकल में इसमें मेजर डिफरेंस क्या आ गया, और मतलब हम फिर सर्जरी को कब चूज़ कर सकते हैं या कौन से लोग हैं ऐसे जो सर्जरी की तरफ जा सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कैटेगराइजेशन करना है कि आपको किस तरफ जाना है। ट्रू सर। तो जो सर्जरी की तरफ क्राइटेरिया है वो है कि जिसका BMI 40 से ज़्यादा है या BMI 35 से ज़्यादा है और अनकंट्रोल डायबिटीज़ है या फिर स्लीप एपनिया आ गया है या फिर 2 और ऐसी भयंकर बीमारियां आ गई हैं ओबेसिटी से, तो आप सर्जिकल ऑप्शन की तरफ स्टार्टिंग में भी सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें हार्मोन चेंज होता है बॉडी के अंदर। हार्मोन चेंज होने की वजह से आपकी भूख कम लगती है आपको, और आपके पास टाइम होता है 6 महीने का जब आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर्जरी के बाद मेरा कभी वेट बढ़ेगा ही नहीं, तो ये भी गलत है। चाहे सर्जरी हो, चाहे कोई डाइटिंग हो, चाहे बैलून हो, वेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो हैबिट्स चेंज हुई थी वो आपने कब तक कंटिन्यू रखी। डाइटिंग के बाद लोगों का रिबाउंड इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो हैबिट्स ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं रख पाते हेल्दी वाली, इसीलिए रिबाउंड फास्ट होता है। बैलून के बाद जो रिबाउंड है वो स्लो है, सर्जरी के बाद और स्लो है, लेकिन रिबाउंड सब में है। वो डिपेंड ये कर रहा है कि आप कितने मोटिवेटेड है, आप अपने आप को किस तरह देखना चाहते हैं। आप हेल्दी होना चाहते हैं अपने लिए, किसी ओकेजन के लिए नहीं, किसी और इंसान के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो फिर आप औरों की भी हेल्प कर पाएंगे। ट्रू।
थैंक यू फॉर द नॉलेज सर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे लोगों का एक डर भी होता है जिसे हम कह सकते हैं मिसकंसेप्शन या मिथ अबाउट सर्जरी या इस नॉन सर्जिकल प्रोसीजर के रिगार्डिंग। तो पहले मैं सर्जरी के रिगार्डिंग पूछना चाहूँगी विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल, आप थोड़ा मिसकंसेप्शन बता सकते हैं रिगार्डिंग सर्जरीज। देखिए सर्जरी में लोगों को पहले लगता था कि ये तो इजी ऑप्शन है वेट लॉस का, फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि हमें तो बदलना पड़ेगा, हम बदलना नहीं चाहते। देखिए जो आसपास आपके लाइफस्टाइल है वो बहुत डिफिकल्ट है। अल्कोहल स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है एंजाइटी को रिलीज करने के लिए। उसके अलावा फास्ट फूड इजीली अवेलेबल हो गया है, आपके घर में डोर स्टेप तक फूड आ जाता है। तो हर चीज़ का पॉजिटिव फ़ायदा उठाएं आप। अगर आपको बेसिकली किसी चीज़ की एडिक्शन करनी है तो एडिक्शन आप मेडिटेशन की करो, योगा की करो, वो अच्छी एडिक्शन है। अगर आपको चाहिए कि ब्लिंकिट वगैरह जो भी हैं एक हमारे घर पे फूड जल्दी पहुंचाएं तो हेल्दी फूड तो आप बाजार से भी मंगवा सकते हो, वेजिटेबल्स एंड ऑल ये सब चीज़ें तो आपको बाजार से भी मिल जाएंगी, सैलेड्स हैं। और कभी कभी अगर आपका मन करता है कोई फास्ट फूड लेने का तो आप टेस्ट करने के लिए ले लो उसको, पेट भरने के लिए मत लो। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमें 2 भटूरे तो खाने ही हैं। अगर आपका मन है कभी कि पहले हम रहते थे कि आप बिल्कुल भी ना खाएं, तो उससे क्या होता है रिसेप्टर्स इतने इंक्रीज हो जाते हैं कि जब आप खाते हैं तो फिर ओवर ईटिंग हो जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा खा लो, मतलब 2-3 गस्से खा लो, आधा भटूरा खा लो, तो आपका भी सेटाइटी हो जाएगी कि मैंने खा लिया, लेकिन वो ऐसा भी लेवल में नहीं जाएगा कि आपका कैलोरी बहुत इंक्रीज हो गया उस दिन। तो इस तरह से आप अपने आप को मैनेज करो। सो बेसिकली फॉर मेंटेनिंग अ गुड वेट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल इंसान को ऑब्वियसली लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, बट दीज नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स सर्जरी के अपार्ट अगर आप चूज़ करते हैं तो वो आपको एक मेजर पुश देता है बॉडी में ताकि आप सस्टेन कर पाओ और बॉडी उस चीज़ का एक हैबिट बना लेती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, राइट? उस चीज़ का हैबिट बना लेगी तो आप इजीली मेंटेन कर पाओगे लाइफ टाइम उस चीज़। देखिए होता क्या है कि हैबिट बनने के लिए 3 हफ्ते चाहिए, तो जो बलून है वो आपको 4 से 6 महीने का टाइम दे रहा है। Yes. अभी मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ जो जिम कर चुके हैं या जो डाइटिंग करके रिबाउंड हुआ हुआ है, तो वेट लॉस बहुत स्लो है, या शुरू में 1-2 किलो हुआ फिर स्लो हो गया। तो आपको चाहिए कि 5-7 किलो का एक पुश मिले आपको, वो आपको बैलून से मिलता है। अगर आपको 10-12 किलो का पुश चाहिए हफ्ते 10 दिन में तो वो सर्जरी से मिलता है। तो अल्टीमेटली जो सर्जरी है या बैलून है वो डाइटिंग के अगेंस्ट नहीं है या वो उससे एंटी नहीं है, वो आपको हेल्दी डाइट करने के लिए बेसिकली एक मैकेनिज्म दे रहे हैं कि हम हैं अभी, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बदलने के लिए हम आपके दोस्त हैं। तो आप हमें आपसे दोस्त समझ के आप अपने आप को चेंज करो। लेकिन अगर आपके मन में ये आ गया कि ये अपने आप होता रहेगा, बैलून आ गया तो अपने आप वेट लॉस हो जाएगा, सर्जरी होगी अपने आप वेट लॉस हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से आपको फिर इनकी नॉलेज पूरी और डिटेल में लेनी चाहिए। इनकी नॉलेज का मतलब ये है कि आप अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर एक प्रोसीजर करा रहे हैं। अगर सर्जरी करा रहे हैं तो एक बॉडी के अंदर हम दूरबीन से ऑपरेशन कर रहे हैं तो छोटे छोटे होल बना रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं फिट होने के लिए, तो जब आपको ये हो गया है, बैलून डल गया है या सर्जरी हो गई है या कोई डाइट आप ले रहे हैं, तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाओ। मतलब आप 100% उसमें जाओ। ये नहीं कि देख लेंगे कर लेते हैं, डाइट अब हो गया, अब डाइट चेंज करनी नहीं है, वैसे ही रहना है, तो वेट लॉस होगा लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा मतलब आपको। ट्रू सर। एंड इसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे खुद से कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना। कभी कभी लोग बाग डाइट तो खुद से कर सकते हैं बट इन चीज़ों के बाद खुद को फॉलोअप देना छोड़ देना, ये सारी चीज़ें नहीं होना, और किसी भी रैंडम इंसान से इन चीज़ों का सजेशन ना लेना, विच इज़ आई बिलीव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छे जैसे डॉक्टर जग गोयल सर्जन है बैरियाट्रिक के, तो आप पहले कंसल्टेशन अच्छी जगह से चूज़ करके फिर इन चीज़ों को अपने लिए सिलेक्ट करवाएं। सो एट द एंड आई वुड लाइक यू टू सर गिव वन फाइनल एडवाइस कि जो लोग एक्चुअली नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए जाना चाहते हैं वो बस डरे हुए हैं, उनका डर किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? देखिए डरना नहीं है, आपको हेल्दी होना है, फिट रहना है, उसके लिए आपको एफर्ट करना है। जो छोटी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, जब आप बैलून का प्रोसीजर कराना चाहते हैं तो अपने आप को तैयार कैसे करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोग ना बिना तैयारी के आ जाते हैं। तैयार कैसे करना है, जब प्रोसीजर कराना है 2 दिन पहले अपने आप को हाइड्रेट करना है, 7 से 8 गिलास पानी पीना है, एक पेंटॉप की टैबलेट स्टार्ट करनी है, तीसरा बाहर का खाना नहीं खाना। अब ये थोड़ी ना कि आज बैलून होना है कल आप पार्टी कर रहे हो, 1 दिन पहले रात में आपने पार्टी की कि अब तो खाना नहीं है, ये गलत सोच है। आप 2-3 दिन पहले अगर बाहर का खाना नहीं खाएंगे, अच्छी तरह से हाइड्रेट करेंगे, तो बैलून के बाद जब डलेगा तो आपको नोजिया क्रैम्प ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा, आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। और फिर हमने जब आदत डालनी है तो स्टार्टिंग करनी है उसको, यही चीज़ सर्जरी से पहले है। दूसरी चीज़ जो है कि बैलून, ये वाला जो कैप्सूल बैलून है, जो एंडोस्कोपी है, उन दोनों बैलून में एक और जो डिफरेंस है वो ये है
कि ये जो बलून है ये ट्रांसपेरेंट है, वो सिलिकॉन का मटेरियल का होता है। जो एंडोस्कोपी वाला बलून होता है, कभी कभी खाना उस पर जमा हो जाता है और आपको स्मेल आती है, तो वो आप स्मेल नहीं चाहते, इसलिए इसके अंदर कुछ खाना जमा नहीं होता इसके ऊपर, ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ये बेटर है। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जब हम डाइट्स करते हैं नॉन सर्जिकल की, जैसे आफरीन ने बात की है, ये बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट ने बहुत लोगों को डाइट्स दी हैं, चाहे हम कीटो डाइट के बारे में पूछते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पूछते हैं, तो आप ये मुझे बताइए कौन सी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग आप कर सकते हो? कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग लाइफ लॉन्ग कर सकते हो, कि आप कीटो डाइट लाइफ लॉन्ग कर सकते हो? कीटोन डाइट आजकल लोग मेरे से सर्जरी के बाद या बैलून के बाद पूछते हैं, तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि कीटोन डाइट ऐसी चीज़ है जो बॉडी के कार्बोहाइड्रेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको वो कम कर रही है। हर चीज़ का अपना रोल है, बैलेंस डाइट ले वो बेस्ट डाइट है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी बैलेंस करेंगे तो वेट लॉस होता रहेगा। तो क्वालिटी ऑफ डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें। कीटो डाइट जो लेते हैं उनको कभी कभी कीटोन्स की स्मेल आती है मुंह से, मतलब आप सोच सकते हैं कि आप कहीं पे बैठे हुए हैं, आपको स्मेल आ रही है कीटोन्स की, तो कैसा लगेगा आपको, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचें, शॉर्टकट नहीं है वेट लॉस। तो ये टेक होम जो मैसेज है वो है कि वेट लॉस इज नॉट अ शॉर्टकट प्रोसेस, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। आप अच्छी हैबिट्स डेवलप करेंगे, जब आप हेल्दी होंगे तो आप देखेंगे कि ये फिजिकल हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ में बहुत फर्क पड़ रहा है। इसकी इफेक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी जा रही है। पर्सनली आप अच्छी तरह ग्रूम हो रहे हैं तो आप प्रोफेशनली भी एक्सेल कर रहे हैं। सब चीज़ें साथ साथ चलती है। बच्चे के साथ भी यही है, मिडिल एजेड के साथ भी यही है, और अडल्ट के साथ भी यही है। आज अगर आप सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में देख लेंगे, जब दोनों घुटने खराब हो जाएंगे, आपके रिलेटिव, आपके बच्चे आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर घुटना बदलना पड़ा तो उसका पेन तो आप ही को झेलना पड़ेगा, वो नहीं झेल सकते आपकी जगह। तो आपको अगर हेल्दी रहना है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपने ऊपर फिट रहूँ, अपना काम खुद कर पाऊँ, तो आप सही टाइम पर सही डिसीजन लेके वेट को बढ़ने ना दें और उसको इग्नोर ना करें कि बीमारी तो है ही नहीं, जब बीमारी होगी तब देखेंगे। क्योंकि अगर बीमारी स्टार्ट होगी उस टाइम फिर रिस्क किसी भी चीज़ में इंक्रीज हो जाता है। तो मेरा आपको यही टेक होम मैसेज रहेगा, द बेस्ट वेल्थ इज हेल्थ, उस पर ही फोकस करना है। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर इतनी सारी नॉलेज देने के लिए। एंड आई होप अब आप लोग नॉन सर्जिकल प्रोसीजर से डरेंगे नहीं, अपने लिए जो बेस्ट है उस चीज़ पे फोकस करेंगे। एंड बहुत सारे, जैसे अभी बीच में पॉइंटर सर ने बताया, डाइट्स कुछ ऐसी होती हैं जो सस्टेनेबल नहीं है, हमें वो चूज़ करना है जो सस्टेनेबल हो और आप लाइफ टाइम उस चीज़ को कर पाओ, और खुद के लिए एक करेक्ट हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज़ कर पाओ बेसिकली। So thank you so much sir, and we would like you to please call on the given number for further more informations. अगर किसी को भी सर से कोई बात करनी, कंसल्टेशन चाहिए या सर की अपॉइंटमेंट चाहिए, so you can connect and reach out to us. Thank you. आप नीचे मैसेज कर सकते हैं इसके ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करके, और ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आप और देख सकते हैं। थैंक यू।